गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद मांगीलाल। तो हम पढ़ रहे थे फर्स्ट टेंस, और फर्स्ट टेंस के अंदर हमने बहुत कुछ पढ़ा, और उसके अंदर कुछ कि हमने पढ़ा, एक तो ये पढ़ा था कि मतलब जिनके अंदर हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आती है वो वाले वाक्य होते हैं, वो इसी टेंस के अंदर लिखे जाते हैं। और एक हमने वो भी पढ़ा था कि अगर बिलीव, सपोज, थिंक, इमेजिन, अंडरस्टैंड वो वाले वर्ब्स अगर किसी वाक्य के अंदर आ जाए तो, और दो वर्ब्स हो उस वाक्य में, तो उस वाले वर्ब्स को हम नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है, इसी के साथ कुछ और नियम भी हैं फर्स्ट टेंस के अंदर, वो भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि यदि कोई ऐसे कथन जो हमेशा ही सत्य रहने वाले, जो पहले भी भूतकाल में भी सत्य थे, अभी भी सत्य है और आगे भी सत्य ही रहेंगे। ठीक है, जैसे कि कथन ये कहे हम कि सूरज पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, तो ये कथन पहले भी सही था, अब भी सही है, आगे भी सही रहेगा। जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो ये भी शाश्वत सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है। ठीक है, ये कभी बदलने वाला है नहीं है, ना आज, पहले, आज और आगे भी ऐसा ही रहने वाला है। इसी तरह मान लो कोई सिद्धांत है, कोई प्रिंसिपल है, कोई गणितीय या कोई मैथमेटिकल फैक्ट है, कोई साइंटिफिक फैक्ट है, कोई कहावत है। ठीक है, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है, कोई कोट्स है, किसी महापुरुष ने कोई कथन कहा, जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, तो वो महापुरुषों के कथन है। ठीक है, तो ऐसे जो होते हैं कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई प्रिंसिपल है, कोई कहावत है, कोई मुहावरा है, कोई किसी का कोई कथन है, ठीक है, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हैं, तो इन सब को भी हम फर्स्ट टेंस के अंदर ही लिखते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ही। ठीक है, तो रूल क्या होगा कि सार्वभौमिक सत्य, ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ, या कोई भी सिद्धांत यानी कि कोई भी प्रिंसिपल। ठीक है, जो प्रिंसिपल स्कूल का होता है उसके अंदर PAL होता है, L ही नहीं होता। और मान लो कोई है, कोई मान लो है मैथमेटिकल और कोई और साइंटिफिक फैक्ट है, इसी तरह मान लो कोई कहावत है, प्रोवर्बियल सेइंग यानी कि कोई भी कहावत है पुरानी। ठीक है, कोई मुहावरे, लोकोक्तियाँ है, या कोई न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, या किसी महापुरुष का कहा हुआ कोई कथन है, कोई कोट है। ठीक है, इन सब को प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मान लो कोई सार्वभौमिक सत्य, मैंने कहा कि सूरज है वो पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। ठीक है, सूर्य पूर्व में उगता है, वह पश्चिम में अस्त होता है। ठीक है, तो एक और, जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, ये हमेशा ही साथ साथ सत्य रहने वाले वाक्य है। इसी तरह मान लो कोई सिद्धांत हो गया, या कोई भी, जैसे कि ये कहते हैं कि जो मान लो पानी है उसके ऊपर हम तेल डालते हैं, तो तेल हमेशा पानी के ऊपर तैरता है, वो पहले भी तैरता था, आज भी तैरता है और आगे भी तैरता रहेगा। ठीक है, तो
तेल पानी के ऊपर तैरता है। ठीक है, एक और हम वाक्य लिखे, मान लो जैसे कि एक अगर मान लो कहावत ही लिखे, जैसे कि हम कहते हैं ना, किस्मत बहादुरों का साथ देती है। ये बात भी सही है। ठीक है, भगवान को, किस्मत को, मेहनत करने वाले और बहादुरों का, हिम्मत वालों का ही साथ देती है। ठीक है, सिर्फ दूसरों पर मतलब मेहनत नहीं करने वालों को या हिम्मत नहीं रखने वालों का किस्मत भी साथ नहीं देती। ठीक है, एक ये अगर मान लो एक तथ्य लिखे, कथन लिख लेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि गुलाब है, गुलाब अच्छी स्मेल देता है, अच्छी स्मेल देता है, या हम कहते हैं कि अच्छी खुशबू आती है। ठीक है, दोनों ही बात हम कह सकते हैं। ठीक है, तो एक और मान लो गणितीय तथ्य, मैथमेटिकल फैक्ट, वो अगर हम देखें, जैसे कि मान लो है 2 और 2 जोड़ते हैं तो 4 होते हैं। ये गणितीय तथ्य है, ये हमेशा ही सत्य रहेगा कि पहले भी 2 और 2 जोड़ने पर 4 आता है, अब भी 4 आता है और आगे भी 4 ही आएगा। ठीक है, तो एक वाक्य है कि 2 और 2 4 होते हैं। ठीक है, एक और कि अगर मान लो साइंटिफिक फैक्ट देखें तो आपको पता होगा कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। ठीक है, यानी कि जल के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होती है और हाइड्रोजन, 2 चीज़ें होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, हम अगर कह सकते हैं, अगर साइंटिफिक फैक्ट लिखे तो जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो ये क्या है। ठीक है, इतने लिख लो, पहले लिख लेते हैं फिर और भी लिखेंगे। जैसे कि सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, तो सूर्य यानी कि द सन के आगे हमेशा द लगता है, क्योंकि पूरी दुनिया में सूर्य एक ही है। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि सूरज जो है वो पूर्व में उगता है, तो उगता के पीछे ये सूर्य सिंगुलर है। ठीक है, सन सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब को भी एस लगा के सिंगुलर बनाना पड़ा, और यहाँ पर भी वर्ब को एस लगा करके सिंगुलर बनाना पड़ा, अस्त होना। ठीक है, आप सेट्स का मतलब होता है अस्त होना, आपने देखा होगा सनसेट पॉइंट, यानी कि वो जगह जहाँ पर बैठकर हम सूर्य को अस्त होते हुए देखते हैं। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी भी एक ही है, तो इसके आगे भी द लगाएगा, द अर्थ, और ये एक है, ये एक सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब को भी सिंगुलर लिखा। ठीक है, एस लगा के, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, तेल पानी के ऊपर तैरता है। ठीक है, ये साइंटिफिक फैक्ट है, तो हम क्या लिखेंगे, ऑयल फ्लोट्स ऑन द वाटर। ठीक है, ठीक है, हाँ ये आ गया। जो ऑयल है, ऑयल अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि एक लिक्विड फॉर्म में, जो चीज़ लिक्विड फॉर्म में होती है उसको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, तो जो लिक्विड फॉर्म में होती है उसको इंग्लिश में सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, और ये सिंगुलर है, तो फ्लोट यानी कि तैरना, इसको भी हम सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, तो एस लगा के हमने इसको सिंगुलर में बता दिया। किस्मत बहादुरों का साथ देती है, किस्मत यानी कि फॉर्च्यून, हम कहते हैं ना अनफॉर्चुनेटली, यानी बदकिस्मती से। ठीक है, तो उसमें फॉर्च्यून वर्ड यूज होता है। ठीक है, FORTUNE
FORTUNE, फॉर्च्यून यानी कि किस्मत। तो फॉर्च्यून किसके साथ देती है? बहादुरों का साथ देना यानी कि उसका फेवर करना, ठीक है। तो FAVORS, फेवर्स, FAVO क्या होता है? हाँ, फेवर्स द ब्रेव, ब्रेव यानी कि बहादुर, ठीक है। हम कहते हैं ना उसको ब्रेवरी मेडल मिला, यानी बहादुरी का मेडल मिला, ठीक है। गुलाब अच्छी स्मेल देता है। हमने सेकंड टेंस में पढ़ा था, एक वाक्य लिखा था, मैंगोज टेस्ट्स स्वीट, यानी कि आम कैसा टेस्ट देता है? मीठा टेस्ट देता है, ठीक है। तो गुलाब है वो भी अच्छी स्मेल देता है, तो हम इसका क्या लिखेंगे? रोज स्मेल्स स्वीट। रोज सिंगुलर है इसलिए इसको भी स्मेल्स लिखना पड़ा, ठीक है। एक ये कि 2 और 2 4 होते हैं, इसको कैसे लिखेंगे? 2 and 2 are equal to 4, ठीक है। जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि जल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? वाटर कंटेन्स, CONTAINS, कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कंटेन का मतलब होता है धारण करना, मतलब ये चीज़ इस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, मतलब इन चीज़ को धारण करके बनी हुई है, ठीक है। तो वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। या इस वाक्य को हिंदी में अगर ऐसा लिखा हुआ होता कि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तब भी इंग्लिश इसकी यही बनती, ठीक है। तो ये कुछ और रहा है, कहावतें रही है, न्यूज़पेपर हेडलाइन रही है और कोट्स रहे, ठीक है। तो इसको भी हम करेंगे, पहले तब तक के लिए आप इसको उतार लो, ठीक है। ठीक है, ये लिख लिया। अब हम पढ़ते हैं कुछ कहावत। कहावत आपने एक सुनी होगी, हिंदी में एक कहावत है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ठीक है। ताली 2 हाथ से बजती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो हिंदी के अंदर हम लिखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ऐसा हम नहीं बजती है, ठीक है। ऐसा हम हिंदी में लिखते हैं। इंग्लिश में इसको कैसे लिखते हैं? इट टेक्स 2 to टैंगो, ठीक है। यानी इट टेक्स, ये इट सिंगुलर है इसलिए टेक्स आया, ठीक है। एस लगा के इसको भी सिंगुलर बना दिया। इट टेक्स 2 टैंगो, यानी कि हाथ मतलब ताली बजाने के लिए 2 टैंगो चाहिए होते हैं, यानी 2 हथेलियाँ चाहिए होती है, ठीक है। एक और होता है कि आपने सुना होगा, एक मान लो कि कोई कारीगर है, ठीक है, उसके पास औजार है, औजार सभी है लेकिन उसको काम नहीं आता, कि मान लो ये काम ठीक कर, तो वो क्या कहता है कि औजार सही से काम नहीं कर रहे। वो ये नहीं कहता कि नहीं मुझे काम नहीं आ रहा, वो ये कहता है कि औजार जो है उसके पास, उपकरण जो है वो सही से काम नहीं करते, इसकी वजह से काम नहीं हो रहा, ठीक है। बाकी असल बात क्या होती है कि उसको काम नहीं आता। तो उसके लिए इंग्लिश में एक लिखा हुआ है, एक मतलब है जैसे कि द बैड वर्क मैन द बैड वर्क मैन ऑलवेज QUARREL quarrels with his टूल्स, ठीक है। पहले तो मैं इसका ये बता देता हूँ, यहाँ टूल्स का मतलब होता है उपकरण, क्वेरल का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना, लड़ाई करना या झगड़ना, ठीक है। और बैड यानी बुरा, वर्कमैन यानी काम करने वाला आदमी।
इसका अगर हम शब्द से शब्द अनुवाद निकालने जाए तो क्या निकलेगा कि एक बुरा काम करने वाला आदमी हमेशा उसके औजारों से लड़ाई झगड़ा करता है। ठीक है, तो कि लड़ाई झगड़ा तो वो तो औजार है, वो थोड़ी बोलते हैं, उनसे कैसे लड़ाई झगड़ा करेगा। ठीक है, तो इसका अर्थ ये निकलता है कि जिसको काम नहीं आता है, जिस आदमी को काम नहीं आता है, जिस मिस्त्री को रिपेयरिंग वगैरह जैसे मान लो काम नहीं आता, तो वो क्या कहता है, वो खुद के ऊपर ये नहीं लेता कि मुझे नहीं आता, वो ये कहता है कि औजार सही से काम नहीं कर रहे, यानी कि वो दोष किसको देता है, औजार को देता है। तो इसी तरह हमारे मतलब हम भारतीय हम कहते हैं ना कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब नाचना तो नहीं आता खुद को, लेकिन कहते क्या है कि आंगन टेढ़ा है इसलिए नहीं नाच पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका अगर हम हमारे हिसाब से देखें तो इसका अर्थ हम क्या निकालते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक और मतलब एक बहुत ही फेमस आपने नाम सुना होगा, रोम इटली का एक शहर है। ठीक है, अगर आप उसको बारे में सही से अगर आप अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा कि रोम दुनिया का सबसे व्यवस्थित शहर है। व्यवस्थित यानी कि उसको बनाने के लिए बहुत ही इंजीनियरिंग ढंग से उसको व्यवस्थित प्लानिंग करके उस शहर को बसाया गया था, और बहुत ही उसका मतलब जो मैनेजमेंट है उस शहर का वो बहुत ही खूबसूरत है, और उसकी डिजाइनिंग वगैरह भी जो है आर्किटेक्ट वहाँ का वो भी बहुत लाजवाब है। ठीक है, तो हम कह सकते पहले के टाइम में उस रोम को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर माना जाता था। ठीक है, तो खूबसूरत शहर माना जाता था तो एकदम से तो वो बना नहीं, उसके लिए बहुत सी मेहनत करनी पड़ी होगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी, उस शहर के बहुत सारे घरों को एक ही डिजाइनिंग में वगैरह इस व्यवस्थित रूप से बनाना पड़ा होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा वक्त लगा होगा, तब जाके वो दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर उस वक्त बना था। ठीक है, तो इंग्लिश में एक कहावत है। ठीक है, इंग्लिश वाले ये कहते हैं कि रोम, जो कि इटली का एक शहर है, रोम वॉज नॉट बिल्ट BUILT बिल्ट इन अ डे, यानी रोम शहर जो था वो एक दिन में नहीं बना था। मान लो हम कोई काम कर रहे हैं, मान लो आप इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हो, आपने इंग्लिश पढ़ी, ठीक है, 7 दिन इंग्लिश पढ़ी, और आप बोल रहे हो कि मुझे इंग्लिश में समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या करूँ, इंग्लिश तो मुझे 7 दिन पढ़ ली फिर भी नहीं आती है। तो इंग्लिश से आप हमेशा से डरते आए हो। ठीक है, मान लो अभी आप उत्तर भारत में रहने वाले और आपको दक्षिण भारत में मेल भेज दिया जाए, ठीक है, और वहाँ पर आप तमिल सीखने की कोशिश करोगे तो तमिल आप 4-5 महीने में सीख जाओगे। क्यों? क्योंकि तमिल से कम आपको डर तो नहीं है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश से क्या है, आपको डर है, हमेशा से बचपन से ही डर है। इस वजह से आपको पहले तो क्या करना है, अपने दिमाग के अंदर से वो डर बाहर निकालना है और फिर इंग्लिश को अंदर डालना है। लेकिन तमिल के लिए सीखने जाओगे तो आपको तमिल से तो कोई डर लगता नहीं है। ठीक है, कभी जरूरत पड़ी नहीं इसलिए डर लगा नहीं, फेस करनी पड़ी नहीं वो चीज़। तो यही है कि कोई भी चीज़ अच्छा काम करने जाते हो, मान लो आप 1 करोड़ों का टर्नओवर हो, ऐसा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत तो एक छोटी चीज़ से ही करनी होगी, धीरे धीरे जाके वो चीज़ बहुत बड़ी होगी। यानी कि एक बड़ी सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक दिन में सफलता हासिल नहीं होती। इसी तरह जो रोम शहर था, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर था, वो एक दिन में नहीं बना था, उसके लिए भी बहुत मेहनत लगी है। और हर सफल चीज़ या जो चीज़ की आप कहते हैं ना कि बहुत बड़ी सफलता लाइफ में हासिल करना जो भी चाहता है, ठीक है, तो उसको शुरुआत से ही मेहनत करनी पड़ती है और टाइम लगता है। हम कहते हैं ना एवरी गुड थिंग्स टेक टाइम, यानी कि हर अच्छी चीज़ को बनने में वक्त लगता है, होने में वक्त लगता है। तो इंग्लिश में इस चीज़ को कैसे बोलते हैं कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, यानी कि रोम को एक दिन में नहीं बनाया गया था, उसके बनने में भी टाइम लगा था। ठीक है, तो आप भी कहते हैं ना कि भाई थोड़ी धीरज रख, ठीक है, एक दिन में कुछ नहीं होता, तो वही बात है। तो हम अगर इसको हिंदी में मुहावरे या लोकोक्ति के तौर पर लिखे तो हम कहते हैं ना कि सरसों होता है, सरसों तो जानते ही होंगे, जिससे हम तेल निकालते हैं, ठीक है, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। तो उस सरसों को आप हाथ में मिट्टी लेके उसमें सरसों के बीज डाल के और पानी डाल के आप 10-15 मिनट ऐसे रखोगे कि हाँ रखूँगा, पौधा बाहर निकलेगा और 5 मिनट में बड़ा हो जाएगा और सरसों आ जाएंगे और मैं ले लूँगा, ठीक है, और मेरे सरसों मिल जाएंगे। ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि एक कहावत है कि सरसों हथेली पर नहीं उगाई जाती, उसके लिए आपको खेती करनी पड़ती है,
मिट्टी को खोदना पड़ता है, उसके अंदर बीज बोना पड़ता है, उसको लगातार पानी देना पड़ता है, काटना पड़ता है, खाद देनी पड़ती है, ठीक है, लास्ट में उसकी बुआई वगैरह सब, जो इतना कुछ करने के बाद आपको सरसों मिलता है। तो कुल मिला के बात यही है कि एक कहावत है, ठीक है, हिंदी में, कि सरसों हथेली पर नहीं उगाई जाती है। ठीक है, तो इसका अर्थ यही निकलता है कि रोम शहर एक दिन में नहीं बना था। इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे लिखेंगे कि रोम शहर एक दिन में नहीं बना था। ठीक है, यानी कि कोई भी अच्छी चीज़ एक दिन में नहीं होती, उसको भी टाइम लगता है। तो इसको हम कहते हैं ना मुहावरे के तौर पे, तो ऐसे कहते हैं कि सरसों, या लोकोक्ति के तौर पे ऐसे कहते हैं कि सरसों हथेली पर नहीं उगाई जाती। ठीक है, मतलब अगर कोई चीज़ परफेक्ट करनी है, अच्छे तरीके से करनी है, तो टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, अब तो मैं भी इंग्लिश आप एकदम से नहीं सीखोगे, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके, बेसिक करके, फिर एक दिन आपकी लेवल इंग्लिश अच्छे लेवल तक होगी, तब तक नहीं होगी। ठीक है, एक और मगर हम वाक्य लिखे, ठीक है, जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी। जब तक आप ईमानदार नहीं हो तब तक कुछ नहीं हो सकता। बेईमानी से कभी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। ठीक है, मतलब ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है, ना पहले था, ना अब है, ना बाद में होगा। तो सबसे बड़ी पॉलिसी कहे या सबसे बड़ी बात या विचारधारा हम कहे तो वो क्या है? ईमानदारी है। तो ये भी एक कहावत है इंग्लिश की बहुत फेमस, कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, और मान लो ये तो सब कहावतें हो गई। अब मान लो जैसे न्यूज़पेपर की हेडलाइन, अगर मान लो कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया, ठीक है, और पाकिस्तान को इंडिया ने 5 विकेट से हरा दिया, तो दूसरे दिन जब अखबार की हेडलाइन आएगी इंग्लिश न्यूज़पेपर में, तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में, फर्स्ट टेंस में लिखी हुई आएगी, ना कि 5वें टेंस में। ठीक है, कैसे? देखो ऐसे, टीम इंडिया बीट्स पाकिस्तान टीम बाय 5 विकेट्स। ठीक है, ये हेडलाइन के तौर पर जो दूसरे दिन जो अखबार की जो न्यूज़ आएगी, उसकी न्यूज़ की हेडलाइन जो होगी वो प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी कि पहले टेंस में इस रूप में लिखी हुई होगी। ठीक है, इसी तरह जैसे कि मान लो कोई किसी महापुरुष का कथन है, स्वामी विवेकानंद का कथन मैंने आपको बताया। इसी तरह एक इंग्लिश के एक बहुत बड़े मतलब राइटर या कवि हम कह सकते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ मतलब संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, कवि कालिदास, बहुत ही ज़्यादा, तो इसी तरह इंग्लिश में भी एक बहुत ही फेमस कवि लेखक कह सकते हैं। ठीक है, वो हुए जिनका नाम है विलियम शेक्सपियर। तो उन्होंने एक बात कही थी कि नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा। एक गुलाब होता है वो हमेशा ही गुलाब रहता है। जैसे कि मान लो एक गुलाब है, उसकी स्मेल अच्छी आती है, ठीक है, तो आपने उस गुलाब का नाम रख दिया कीचड़, तो क्या नाम रखने से उसकी स्मेल कीचड़ जैसी आ जाएगी? नहीं, उसकी स्मेल उतनी की उतनी, ऐसी की ऐसी स्वीट अच्छी स्मेल रहेगी जितनी की पहले थी। तो नाम में कुछ नहीं रखा, व्यक्ति के कर्म, उसके कार्य, वो मायने रखता है। ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर जो है ठीक है, विलियम शेक्सपियर जो है उन्होंने क्या कहा था कि नाम में क्या रखा है। ठीक है, वॉट इज देयर इन नेम, वॉट इज देयर इन अ नेम, यानी एक नाम में क्या रखा है, कॉमा अ रोज, यानी कि एक जो गुलाब होता है, इज ऑलवेज अ रोज। ठीक है, यानी कि एक गुलाब होता है वो हमेशा ही गुलाबी रहेगा, भले आप उसका नाम कीचड़ भी रख दोगे तो भी उसकी स्मेल कीचड़ जैसी बदबूदार नहीं होगी, उसकी स्मेल अच्छी ही आएगी। तो ये उनका कथन है। तो कथन हो, ठीक है, कोट्स यानी कि कथन, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हो, कहावत हो, इतनी सारी मैंने आपको लिखाई, साइंटिफिक फैक्ट हो, मैथमेटिकल फैक्ट हो, कोई सिद्धांत हो, कोई सार्वभौमिक सत्य हो, ठीक है, ऐसी सब चीज़ों को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर लिखते हैं।
यानी कि फर्स्ट टेंस के अंदर लिखते हैं। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसको उतार लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा जो फर्स्ट टेंस है वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। टेंस का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, जो टेंस के जो 12 ही 12 जो प्रकार थे, जो टाइप्स थे, उनको हमने एक बार मतलब डिटेल में पढ़ लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब आप कहोगे कि टेंस पूरे हो गए, नहीं, टेंस पूरे नहीं हुए। टेंस में आपने देखा होगा WH वर्ड जो आपको बोलते हो आप, ये वर्ड फॉर्मेशन, ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। इसको करवाऊंगा, लेकिन इसको मैं बाद में करवाऊंगा। पहले हमने जितना कुछ भी पढ़ा है उसके ऊपर हमने बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं की, ठीक है। तो उसकी पहले एक्सरसाइज करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, लगभग 150 के आसपास हम एग्जाम्पल करेंगे। मैं 150 वाक्य लिखाऊंगा हिंदी में, आप, और फिर मैं साइड में होकर कहूँगा कि आप उसको इंग्लिश में लिखो, फिर आप क्रॉस चेक करना। और इस तरह से हम जो 12 टेंस के जितने भी प्रकार है उन सब के 2-2, 3-3 वाक्य बना के हमें आपको कर दूंगा, ठीक है। तो टेंस तो ख़त्म हो गए। अब एक टेंस का ही एक पार्ट है जिसको हम सिंपल टेंस बोलते हैं, ठीक है। SIMPLETENS, सिंपल टेंस। अब आप कहोगे कि भाई ये सिंपल टेंस क्या होता है, ठीक है। टेंस था तो टेंस के साथ ही पढ़ा लेते, ये यहाँ पर क्या झमेला कर रहे हो। तो देखो सिंपल टेंस क्या होता है, ऐसे वाक्य जिसके अंदर मेन वर्ब, जो मैं हर जगह आपको सेंटेंस की स्ट्रक्चर होता था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये लिखाता था। तो ये जो वर्ब होती है इसको ही मेन वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। मैं बार बार मेन वर्ब ना बोलना पड़े इसको ही, इसलिए वर्ब बोलता था, ठीक है। तो ऐसे वाक्य जिसके अंदर वर्ब हो ही ना, ठीक है। आप कहोगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वाक्य है उसके अंदर वर्ब ही ना हो, होते हैं वाक्य, ठीक है। तो फिर कहोगे कि वर्ब नहीं है तो फिर टेंस कैसे बन गया। तो ऐसे वाक्य जिनके अंदर मुख्य क्रिया नहीं होती, यानी मेन वर्ब नहीं होती या वर्ब नहीं होती, लेकिन टेंस होता है, मतलब वाक्य देखने से पता चलेगा कि वाक्य वर्तमान काल में है, ठीक है, भूतकाल में है या भविष्य काल में है। तो सबसे पहले तो इन टेंस की जो पहली पहचान जो है वो क्या होती है कि इन टेंस के वाक्यों में मेन वर्ब नहीं होती है, ठीक है। जनरली होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर वर्ब होगी ही नहीं। अगर वर्ब नहीं होगी तो फिर सिंपल टेंस के अंदर जो भी वाक्य बनेंगे, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसका स्ट्रक्चर का मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैं वर्ब तो है ही नहीं सिंपल टेंस के अंदर, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। फिर आप ये कहोगे कि ये मतलब कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कि सिंपल टेंस 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सिंपल टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कैसे, कौन कौन से। एक होता है सिंपल प्रेजेंट, एक होता है सिंपल पास्ट, एक होता है सिंपल फ्यूचर। और इन तीनों टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के जो कंटिन्यूस ग्रुप के अंदर की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो ही सिंपल टेंस के अंदर यूज होती है। जैसे कि इसकी कंटिन्यूस ग्रुप में कौन सी हेल्पिंग वर्ब थी, इज, आर और एम। इसके अंदर कंटिन्यूस टेंस के अंदर कौन सी ग्रुप, कंटिन्यूस टेंस के अंदर कौन सी हेल्पिंग ग्रुप थी, वॉज, वर। और फ्यूचर वाले में कौन सी थी, विल बी और शैल बी, ठीक है। अब आप कहेंगे चलो इतना कुछ तो समझ में आ गया, वाक्य बना के दिखाओ, ठीक है। तो एक चीज़ और सूझ गई, वो भी लिख लेता हूँ। इसकी पहचान क्या होती है। पहचान, अगर वाक्य वर्तमान का होगा, ठीक है, तो इसके अंदर
पहचान में पीछे आएगा है, ठीक है। यदि भूतकाल का होगा तो आएगा था, थी और थे। और अगर भविष्यकाल का होगा तो क्या होगा, होगा आएगा, होगी आएगा या होंगे आएगा, ठीक है। अब मैं 3 वाक्य लिख के बताता हूँ। राम एक अध्यापक है, ठीक है। यह एक पुस्तक होगी, ठीक है। या राकेश एक सिपाही था। अब देखो इसके अंदर कहाँ पर भी आपको क्रिया दिख रही है, यह यानी कि ये सब्जेक्ट है, होगी ये सिर्फ पहचान है, ठीक है। यह पुस्तक ये ऑब्जेक्ट है, अध्यापक ये ऑब्जेक्ट है, सिपाही ये ऑब्जेक्ट है, था है और होगी विक्या भूसालो रजे, ठीक है। और ये जो है राकेश, राम और ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मतलब क्रिया तो कहीं पर भी है ही नहीं, इसीलिए कि क्रिया नहीं है इसीलिए इन वाक्यों को टेंस से हटा करके टेंस का ही एक छोटा सा रूप बना दिया, सिंपल टेंस, ठीक है। और उसके अंदर लिख लिया, ठीक है। अब आप सिंपल प्रेजेंट को आप पहला टेंस, प्रेजेंट सिंपल, और सिंपल पास्ट को आप 5वां टेंस, पास्ट सिंपल, और सिंपल फ्यूचर को आप 9वां टेंस यानी कि फ्यूचर सिंपल। ये कभी मत समझना, ठीक है। इन सब के आगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर लिखा हुआ है और फिर सिंपल सिंपल शब्द आया है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये तीनों ही सिंपल टेंस है इसलिए सिंपल आएगा, और फिर सिंपल के अंदर प्रेजेंट का वाक्य, सिंपल के अंदर पास्ट का वाक्य और सिंपल के अंदर फ्यूचर का वाक्य, और ये 3 प्रकार के ऐसे बन गए, ठीक है। ये टेंस और ये टेंस दोनों अलग अलग हैं, इनको एक समझने की भूल मत करना, ठीक है। देखो राम एक अध्यापक है, इसको कैसे लिखेंगे, राम इज अ टीचर, ठीक है। बहुत से टीचर आपको ये बताएंगे कि ये पहले टेंस का वाक्य यानी कि प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, ठीक है। और वो क्या रीजन देंगे, रीजन ये देंगे कि जो ईज है, ये ईज यहाँ पर यूज हुआ है वो बी वर्ब का मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में होकर मेन वर्ब के रूप में उपयोग होगा। क्योंकि हमने पढ़ा था कि बी वर्ब क्या होती है, एक तो ईज होती है, एक तो बी होती है, एक ईज आर एम होती है, एक वॉज वर्ब होती है, ठीक है, एक बीन होती है, एक बीइंग होती है, ये बी वर्ब है। तो वो जो भी इंग्लिश पढ़ाते हैं और वो ये कहते हैं कि पहले टेंस का है, वो उतनी बात को साबित रखने के लिए क्या कहते हैं कि यह ईज है, ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ना होकर के मेन वर्ब है, ठीक है। और ये बी वर्ब के रूप में, बी मेन वर्ब के रूप में यहाँ पर उपयोग हुई है, ठीक है। मान लो एक बार तो उनकी बात मान लेते हैं, ठीक है। इसका नेगेटिव क्या होता है, राम इज नॉट अ टीचर, ठीक है। आपको पता है ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो उन्होंने पहले तो कहा था कि ये क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है, ये साबित करने के लिए कि ये पहले टेंस का वाक्य है। और जब ये कहते हैं कि ये भी सही है तो यहाँ पर ये हमें पता है नॉट कहाँ पर आता है, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है, ठीक है। तो अगर ये वाक्य सही है और हमें पता है कि ये वाक्य सही है और ये नॉट है, तो इसके नॉट किसके पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है नॉट, ठीक है। तो ये क्या हुई, अगर इस हिसाब से देखें कि ये यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में उपयोग हुई है, वो ऐसा कहते हैं, जो इस टेंस को पहले टेंस का बताते हैं, वो अपनी बात को साबित रखने के लिए ये कहते हैं कि ये मेन वर्ब है ईज, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पहले टेंस के अंदर मेन वर्ब के रूप में उपयोग हुई है। फिर वो अगले ही बार में ये कहते हैं कि ये भी वाक्य सही है और राम इज नॉट अ टीचर, ये आ गया।
तो भाई एक आप तो ऊपर तो कह रहे हो इस वाक्य में कि ये मेन वर्ब है, और फिर आप दूसरे ही वाक्य में ये कह रहे हो कि ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो ये सही कैसे होगा? ठीक है, आपने कभी सोचा है कि ऊपर तो ये है मेन वर्ब है और नीचे ये हेल्पिंग वर्ब है? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर और उनकी ही बात को लेकर चले कि ईज है ये भी वर्ब के रूप में मेन वर्ब है, तो क्या कभी मेन वर्ब के बाद में नॉट आया है? आप ही बताओ, क्या कभी भी मेन वर्ब के बाद में नॉट आता है? नहीं आता। ठीक है, तो मैंने दो नियम बताए, ठीक है, जो इस बात का खंडन करते हैं कि ये टेंस, ये वाक्य जो है राम इज अ टीचर, ये सिंपल टेंस का वाक्य है, ना कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का। और वो रूल कैसे है कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। ठीक है, तो ये वाक्य सही है, वो भी कहते हैं कि ये वाक्य सही है, मैं भी कहता हूँ कि ये वाक्य सही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा कि ये इज हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद नॉट आया है, जो कि सही होता है। लेकिन उनके अनुसार अगर देखने जाए तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, अगर इस वाक्य को अगर पहले टेंस के हिसाब से नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? पहले टेंस को अगर वाक्य में नेगेटिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट लगाते हैं। बिना हेल्पिंग वर्ब के आता नहीं, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो क्या होगा? राम डज नॉट, और उसके बाद अगर बी वर्ब के रूप में लिखे इज अ टीचर, इज ना लिख करके इसको बी भी लिख सकते हैं कि राम डज नॉट बी अ टीचर। ठीक है, अगर ये वाक्य पहले टेंस का ही होता तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए पहले टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज लेते हैं, डू डज यूज लेते हैं, और मैंने यहाँ पे राम के लिए डज यूज की। तो क्या ये वाक्य सही है? ये वाक्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाक्य ऊपर वाला जो वाक्य है वो पहले टेंस का है ही नहीं, इसीलिए पहले टेंस की नेगेटिव, पहले टेंस के हिसाब से इसको नेगेटिव बनाए तो ऐसा वाक्य बनता है जो कि गलत है। ठीक है, तो मैंने दो नियम बताए कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है, ठीक है, जबकि यहाँ पर मेन वर्ब के बाद में लिखा हुआ है ऊपर के हिसाब से देखे तो ये वाक्य गलत हो जाता है अगर फर्स्ट टेंस में लिखे तो ये फर्स्ट टेंस का वाक्य नहीं है, ये वाक्य ही मतलब सिंपल टेंस का वाक्य है, क्योंकि इसके अंदर वर्ब है ही नहीं। हम आप जानबूझ के गुछाओगे तो फिर गड़बड़ हो गई ना, डू डज लगा के फिर वर्ब लगा के फिर नेगेटिव बनाओगे तो। ठीक है, तो इस हिसाब से देखें सिंपल टेंस के हिसाब से कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। ठीक है, अगर नेगेटिव में तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये एकदम सही बैठ रहा है। इसके हिसाब से देखें तो इट विल बी अ बुक, नेगेटिव इसका बनाएंगे तो इट विल नॉट बी अ बुक। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमेशा नॉट के बाद आती है, और अगर हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट में हो तो हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट पार्ट के बाद में नॉट आता है, तो यहाँ पर विल के बाद में नॉट आया। ठीक है, इसके अंदर अगर हम देखें, ठीक है, तो राकेश वॉज अ सोल्जर। ठीक है, शायद ऐसा आता है सोल्जर में, सोल्जर। ठीक है, और इसका नेगेटिव बनाएंगे तो राकेश वॉज नॉट अ सोल्जर। ठीक है, ये आ गया। इसी तरह मान लो एक वाक्य मैं बनाऊं कि पिताजी घर पर है, पिताजी घर पर है। ठीक है, तो क्या होगा? फादर इज एट होम। इस वाक्य का नेगेटिव बनाएंगे तो फादर इज नॉट एट होम। ठीक है, इसका अगर भविष्य काल में बताएंगे तो हिंदी में क्या बनेगा? पिताजी घर पर होंगे। ठीक है, यानी कि फादर विल बी एट होम, और इसका नेगेटिव बनाएंगे तो फादर विल नॉट बी अ होम। ठीक है, इसका अगर पास्ट में बनाएंगे तो क्या होगा हिंदी में? पिताजी घर पर थे, यानी कि फादर वॉज एट होम। नेगेटिव बनाएंगे तो
फादर वॉज नॉट एट होम। ठीक है, तो ये वाक्य देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इन सब में किसी भी के अंदर मेन वर्ब नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी वाक्य जिनके अंदर मेन वर्ब नहीं है वो टेंस के अंदर ना लिखे जाकर सिंपल टेंस के अंदर लिखते हैं। सिंपल टेंस 3 ही प्रकार के होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। ठीक है, और इसके अंदर वर्ब तो होती नहीं, इसलिए इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और मेन वर्ब होती नहीं है, और इसकी पहचान वर्तमान में होगी तो है, भविष्य में होगा तो होगा, होगी, होगे, और भूतकाल में होगा तो था, थी, थे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, टेंस अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। टेंस के बाद अगले हम क्लास में हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और थोड़ी सी कुछ एक्सरसाइज कर लेंगे, फिर हम WH वाले वर्ड वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो टेंस अभी ख़त्म नहीं हुआ, टेंस में अभी 5-6 वीडियो और बनेंगे अच्छे से एक्सरसाइज करने के लिए। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इस सिंपल टेंस के को अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, मैं साइड में हो गया हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, ये सिंपल टेंस कैसे बनते हैं, कैसे स्ट्रक्चर होता है, ये वाला वाक्य होता है, ये पहले टेंस में क्यों नहीं माना जाता, सिंपल टेंस में क्यों माना जाता है, वगैरह वगैरह, ये जो बेसिक्स है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। जो मुहावरे वगैरह है वो क्यों बनते हैं पहले टेंस में, क्योंकि वो कभी नहीं बदलते। ठीक है, तो ऐसे ही आप जुड़े रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए, और इस वीडियो को आगे तक जरूर शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, बताइए मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगता है। ठीक है, और तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम।